हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आप लोग लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखना। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर याद है तो सेम वैसे ही देखो सेटअप बनाया गया। अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं याद है तो क्या करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्लेलिस्ट में जाओगे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला वीडियो देख लोगे। ठीक है, तो आपको सेटअप समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बोहर ने क्या बताया, देखो ऐसा सेटअप में यहाँ पे क्या था, इसको बैटरी से कनेक्ट किया था। माइनस से तुम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे। इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो क्या बोलोगे, ये एनोड हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर उन्होंने जो गैस ली थी, यहाँ पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस हो गई है ना। और यहाँ पर क्या किया गया, पहले वैक्यूम किया गया, फिर उसके अंदर क्या किया, गैस डाली गई और गैस के बहुत ही कम अमाउंट में डाली गई। और गैस का अमाउंट कम होगा मतलब मोल्स कम होंगे। और PV इक्वल टू nRT से देखोगे, मोल्स कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर जो भी गैस थी वो क्या थी, लो प्रेशर में थी। ठीक है, अब देखो बच्चों, उन्होंने देखो यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो बच्चों देखो यहाँ से कैथोड से क्या कर रही है, एक रेज निकल रही है। तो कैथोड से जो रेज निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। जैसे कैथोड रे क्या होगी, इस हाइड्रोजन पे पड़ेगी। अब ये रेस है मतलब इसमें क्या पार्टिकल्स है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स है। वो जैसे इस हाइड्रोजन गैस पे पड़ेगी, यानी ये रेस क्या एनर्जी है, और एनर्जी जैसे हाइड्रोजन गैस में पड़ेगी, देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, इस पे जैसे वो रेस पड़ेगी मतलब एनर्जी पड़ेगी, तो उसका क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस थी पहले, अब हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी H2 गैस क्या होगा, 2H गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, फिर ये कैथोड रे क्या होगी, फिर H+ ये हाइड्रोजन एटम पे पड़ेगी। तो क्या होगा, अब देखो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले बताया था कि जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट कर जाता है। तो पहले तो बॉन्ड था, बॉन्ड टूट गया। अब और एनर्जी दोगे तो क्या होगा, क्योंकि कैथोड रे तो कंटिन्यू आ रही है यहाँ पर, तो और एनर्जी दोगे तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, अगर थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा, थोड़ी और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सेकंड से थर्ड में चला जाएगा, थोड़ी और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है फर्स्ट से लेके इनफाइनाइट पे चला जाए, यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना। यानी यहाँ पर दो केस होंगे, उसको कम एनर्जी दोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा। तो H से मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर H* लिख दिया, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये है एक्साइटेड स्टेट, जबकि ये क्या था, ये ग्राउंड स्टेट था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। अगर थोड़ी और एनर्जी दोगे, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, एकदम से हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा मतलब क्या होगा, ये H+ बना देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट आयनाइज गैस बोलते हैं। याद है हम लोग एक प्लाज्मा स्टेट पढ़ी थी, इसी को बोलते हैं H++ इलेक्ट्रॉन को। अब ये H+ अगर मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H+ बन जाएगा। अब H+ कहाँ मूव करेगा, देखो ये दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट क्या होगा, H+ होगा, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है ना। ये H+ कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज है, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो H+ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो अब कैथोड रे के पार्टिकल भी, कैथोड रे में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल में, और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन है। तो सब यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो इससे कैथोड रे में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। चलो ठीक है, अब चलो मैं इसको देखो रफ करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, H+ की मैं बात करता हूँ, H+ क्या, अब H+ इधर मूव करेगा, तो इसी को हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी में यूज किया था हम लोगों ने। हम लोगों ने कहा कि एनोड रे क्या होती है, हॉट आयनाइज गैस होती है, मतलब H+ जो मूव कर रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एनोड रे है। यानी हर बार अगर तुम गैस चेंज करोगे तो H+ की वैल्यू क्या होगी, यानी आयंस चेंज होता रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि E/m का रेशियो होता है चार्ज बाई मास रेशियो। कैथोड रे में चेंज नहीं होता है, क्योंकि कैथोड रे के जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हर गैस से सेम ही निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, लेकिन
एनोड रे में चार्ज बाय मास रेशियो हर बार चेंज होता रहता है, क्योंकि एनोड रे में आयंस चेंज होता रहता है। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुमने हाइड्रोजन लिया तो H+ मूव करेगा, अगर तुम हीलियम लोगे तो क्या होगा, He+2 मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है, तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ। तो मैं ये वाला केस को कंसीडर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो कुछ एटम्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, कुछ और ज़्यादा एक्साइट कर देंगे, कुछ इतने एक्साइट कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन उनसे बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले केस की बात करता हूँ। देखो ये केस तो बनेगा, मैं इस वाले केस की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो क्या होगा, पहले बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटा, अब कंटिन्यू कैथोड रे आ रही है, तो वो फिर उस पर पड़ेंगे तो क्या होगा, अब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने लगेगा, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन तो n=1 पे था, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब n= हो सकता है 2 पर हो सकता है n=3 पर हो सकता है n=4 पर हो, डिपेंड करेगा उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। क्लियर है? जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर। देखो जैसे कि मान लो ये n=1 ऑर्बिट है ना, ये n=2 ऑर्बिट है, ये n=3 ऑर्बिट है, ये n=4 ऑर्बिट है। अब देखो ये एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, यहाँ पे एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो किसी, अब इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन का, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करके आ जाए, थोड़ी और किसी ने एब्जॉर्ब कर ली, किसी का इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर आ जाए, किसी ने और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली तो किसी का इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर आ जाए, किसी ने और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली तो मान लो कहाँ पे चला जाए, इनफाइनाइट पे चला जाए, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब भी क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना है तो इतनी से जो बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है, तो अगर यहां से यहां आना है तो इसके बीच की ये एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना, याद आया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों इसी मैं थोड़ा बात ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो अब देखो बच्चों, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, थोड़ा एक्साइट कर गया मान लो, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, रफ करके बनाता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जैसे बच्चों देखो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, एक्साइट हो गया, मतलब उसने एनर्जी मान लो एब्जॉर्ब करके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहना चाहता है, जहाँ एनर्जी कम होती है। ठीक है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये हम लोगों ने कब पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना तुम, वहाँ पे 3rd लेक्चर देखना, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। ठीक है ना, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ रहना चाहेगा जहाँ एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ से एक्साइट कर गया तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और वो रहना कहाँ चाहता है, जहाँ पे कम एनर्जी होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए ट्राई करेगा। तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, तब भी वो स्टेबल हो जाएगा। पहले के कंपेयर में तो ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, इसके कंपेयर में कम है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, तब भी स्टेबल हो गया। देखो पहले कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो सकता है फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो भी इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया, वो स्टेबल हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन देखो जब भी एक्साइट करता है, तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट कर जाएगा, तो एक्साइट करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, तो वो हमेशा अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो एनर्जी कम करने के लिए वो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो जो वो एनर्जी को देखो रिलीज करेगा यहाँ पर, है ना, वो किस फॉर्म में करेगा, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको क्या करेगा, हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं, तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म से पास करेंगे, फिर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं, तो जो यहाँ पे इमेजेस ऑफ कलर बनती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे चीजों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इमेजेस ऑफ कलर मतलब यहाँ पे क्या होगा, विबग्योर बन रहा होगा, मैं लिख देता हूँ VIBGYOR, विबग्योर हो गया। ठीक है, तो ये इमेजेस ऑफ कलर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, और बच्चों देखो ये जो लाइन बनी हुई है, लाइन जो रिटर्न आ रहा है, देखो रिटर्न आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो लाइनें बनाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग बात को। मैंने क्या बोला कि यहाँ से क्या हो रहा है, रेज निकल रही है जिसको हम लोग कैथोड रे बोलेंगे। कैथोड रे क्या है, तुम्हारी एनर्जी है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पे पड़ेगी तो इसका पहले तो बॉन्ड तोड़ देगी, क्योंकि कभी भी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। पढ़ा है हम लोगों ने, कब? आप जाना 5th लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, वहां मैंने पढ़ाया था 4th लेक्चर में। ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, तो जो एनर्जी लेगा पहले बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, अब और एनर्जी दोगे इसको तो और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। अब कितना एक्साइट करेगा डिपेंड करेगा उसके ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, क्योंकि यहाँ पर एक एटम तो नहीं होगा ना, बहुत सारे एटम्स होंगे यहाँ पर। तो किसी का इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट में होगा, किसी का 4th में होगा, किसी का 5th में होगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो किसी का किसी भी ऑर्बिट में हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, हायर से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए ट्राई करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में करेगा? लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे, फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं जो इमेजेस ऑफ कलर बनती है विबग्योर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस टाइप से बोहर ने समझाया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। और इस स्पेक्ट्रल लाइन को बोलते, इस लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, जो रिटर्न आते समय बना रहा है वो। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, जितना भी अब तक हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, हायर ऑर्बिट में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या, अनस्टेबल ज़्यादा है, तो हमेशा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए ट्राई करेगा। और जब वो ट्राई करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, जितना बीच का डिफरेंस होगा, मतलब कहाँ से वो कहाँ तक आना चाहता है। ठीक है, तो वही देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट लॉसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ यहाँ पर लिख कर। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे बच्चों मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ, ये ऑर्बिट है मान लो, है ना, ये मैंने बहुत सारा ऑर्बिट बना रहा हूँ। तो ये n = 1 ऑर्बिट है, ये n = 2 ऑर्बिट है, ये n = 3 ऑर्बिट है, n = 4 है और ये n = 5 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो पहले ग्राउंड स्टेट में था, n = 1 को बोलते ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब इसने क्या किया, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मान लो 5th ऑर्बिट में पहुंच गया। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो इसके बीच का डिफरेंस होगा। और हर ऑर्बिट की एनर्जी आपको पता होती है, हम लोगों ने निकाला भी था, ये होता है -13। मैं लिख देता हूँ, इसकी जो एनर्जी होती कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये कितना होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा, -0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ग्राउंड स्टेट से यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, मतलब वो अनस्टेबल ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ रहना चाहेगा जहाँ उसके पास एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे आना चाहेगा, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तब भी क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, उसके बाद वो नीचे आ जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, इसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाए, इसके बाद ये नीचे आ जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा। या फिर यहाँ से यहाँ आ जाए तब भी स्टेबल हो जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ आ जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से यहाँ आए, फिर इसके बाद क्या होगा, स्टेबल हो जाए। हो सकता है यहाँ से यहाँ आए, इसके बाद नीचे आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि नीचे साइड में एनर्जी कम है। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसको पहले नोट करो आप, उसके बाद मुझे रफ करता हूँ, फिर मैं अच्छे समझाता हूँ इसको, क्योंकि ऐसे मैंने समझाया तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सिस्टमैटिक वे में इसको बनाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करूँगा। तो बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ बताने को समझाने को ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखो आप बात को। ये देखो मैंने ऑर्बिट को बनाया हुआ है, n = 1 ऑर्बिट है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, ये n = 2 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है, 4 है, 5 है। और ये मैंने एनर्जी को बनाया हुआ है। तो देखो सिस्टमैटिक वे से बनाते हैं हम लोग उसको। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, एनर्जी आ रही थी, पहले हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, फिर और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एक्साइट हो जाएगा।
तो मान लो एक्साइट होके मान लो n=5 पर चला गया, ठीक है। या चलो मैं एक और बना देता हूँ, चलो रहने दो, अच्छा यहीं पर n=5 पर आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल ज़्यादा है, तो हमेशा हायर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा स्टेबल होने के लिए। तो देखो सारी पॉसिबिलिटी देखो मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखो 1 पे कितनी तरीके से आ सकता है, देखो यहाँ पर सोचो थोड़ा। तो यहाँ से 1 पे आ सकता है एक, दूसरा ये 1 पे आ सकता है, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने तरीके से आ सकता है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने पे आएगा, ये 2 तरीके हैं, देखो यहाँ से, और एक ये हो गया। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बना रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन जो रिटर्न होते हुए बन रही है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और जो सीरीज ऑफ लाइन बनी है n=1 पर, इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। अब देखो n=2 पर जो देखो लाइनें बनी हुई है स्पेक्ट्रल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीरीज ऑफ लाइन को बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, n=6, 7, 8 कितने भी बना सकते हो, इनफाइनाइट तक बना सकते हो। अब इनफाइनाइट मतलब ये होता है बस कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट तक तुमने अगर एक्साइट कर दिया, मतलब वो एटम से बाहर निकल गया है, ठीक है। अब देखो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियन सीरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो यहाँ पे n=5 पर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पीफर्न सीरीज, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सीरीज ऑफ लाइन आपको समझ में आ रही है आपको, पहली बात तो, ठीक है। और ये यहाँ पे इनके क्या दिए हुए हैं, एनर्जी के लेवल दिए हुए हैं। तो जल्दी से पहले आप इनको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आगे। और देखो बच्चों ये भी जो मैं बता देता हूँ, ये जो लाइनें होती है किस में होती हैं, ये होती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में, किसमें, हाइड्रोजन में। सिर्फ मैं हाइड्रोजन वाले केस में बता रहा हूँ, अदर एटम लोगे तो उसमें अलग केस हो सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, लाइमन सीरीज में जितनी भी लाइनें बनती हैं, तो ये देखो बच्चों एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ना, ये देखो ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। और एनर्जी डिफरेंस पता है तो क्या होगा, तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो। इस लाइन की क्या तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो। चलो मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं देखो अच्छे समझाता हूँ आपको। तो बच्चों देखो ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ। अब जो देखो ये जो लाइनें यहाँ पे बनी हुई है ना, इसका क्या हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। जैसे मुझे इस लाइन का मान लो एनर्जी डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ये लाइन की मुझे वेवलेंथ निकालनी है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, आप लोग देखना पीछे लास्ट लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, 13.6 होता है, Z² होता है, और याद करो क्या था, 1 इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 क्या था, फाइनल स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी लाइन का। जैसे मुझे इस वाली लाइन का एनर्जी डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। ये हाइड्रोजन है ना, अब हाइड्रोजन बच्चों बताओ जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जेड की वैल्यू आपको पता है। अब इनिशियल और फाइनल देखो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन का अगर तुम्हें एनर्जी डिफरेंस निकालना, तो इनिशियल क्या है तुम्हारा n=3 और फाइनल कितना है n=2। तो इनिशियल फाइनल रख दोगे, जेड की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उस लाइन का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब मुझे निकालना बताओ इस लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनी है इसमें। और देखो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि देखो एनर्जी, देखो लाइन टॉप टू बॉटम आ रही है, तो टॉप टू बॉटम आने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस निकालोगे हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि तुम हमेशा टॉप से लोअर में ले रहे हो। तो हायर ऑर्बिट से लोअर में जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। चलो फिर अच्छी बात है। तो देखो बच्चों मुझे वेवलेंथ निकालना है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है वेवलेंथ के केस में, एनर्जी, ये देखो एनर्जी डिफरेंस भी क्या होगा, एक एनर्जी होगी। मान लो 5 जूल है और 2 जूल है, तो बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3 जूल होगा। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो एनर्जी डिफरेंस भी देखो एक एनर्जी होगा, तो मैंने लिख दिया 13.6 हो गया। देखो मैं यहाँ बताता हूँ एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, 13.6 हो गया, Z² हो गया, 1 इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 फाइनल स्क्वायर हो गया।
ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। क्या मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके, है ना। अब एनर्जी इक्वल टू क्या मैं hc/λ लगा सकता हूँ? यस, लगा सकता हूँ, लेकिन ये वाली वैल्यू होगी निगेटिव, तो मुझे hc/λ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, समझ रहे हो मेरी बात को? फिर से तो मैं बता रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस भी एक एनर्जी होगी, और एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? hc/λ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये वाली वैल्यू मॉड लगानी पड़ेगी, मतलब तुम्हें यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ अदरवाइज निगेटिव आ जाएगी, तो मुझे निगेटिव नहीं करना, इसलिए मैंने देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात करते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे 1/λ लिख देता हूँ, और बाकी वाले टर्म को मैं पूरा वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो पूरा इसको इस साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? ये 13.6 लिखा हुआ है, और इंटू लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। डिवाइड बाई क्या हो गया? मैंने h और c को यहाँ शिफ्ट कर दिया। और बच्चों जो ये टर्म, ये माइनस को मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, तो अंदर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? फाइनल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? इनिशियल स्क्वायर। अब देखो, अगर तुम एनर्जी जूल में रखोगे तो लैम्डा किस में आएगा? मीटर में, तो ये 1/λ है, मतलब ये क्या आएगा? मीटर इनवर्स आ जाएगा। क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो वेव नंबर जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये होता है 1/λ, है ना। और ये इक्वल टू क्या होता है? इस वैल्यू को देखो, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये भी दोनों कांस्टेंट है, तो मैंने एक नया कांस्टेंट क्या मान लिया? RD। RD को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या होगी? देखो यहाँ पर ये z² हो गया, और ये क्या हो गया? 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/ क्या हो गया? n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, और ये किस में होगा? मीटर इनवर्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, या फिर देखो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो RD की वैल्यू होती है वो एक्चुअल मीटर इनवर्स होती है। देखो मैं बोल रहा हूँ, जो RD होगा वो क्या होगा? तो यहाँ लिख भी सकते हो चाहो तो RD होता है तुम्हारा, ध्यान से देखो 1.097 इंटू 10 की पावर 7, ये होता है मीटर इनवर्स। तो यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा, इसको तुम ऐसे लिख दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो बच्चों देखो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला, डिफरेंस में बोल रहा बार बार, यहां से जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? निगेटिव आएगी, क्योंकि हायर से लोअर में एनर्जी रिलीज होती है। तो किसी भी तुम यहां पर स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है पूरा? तो आपको दो फॉर्मूले मेनली याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? ये वेव नंबर और 1/λ वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, और दूसरा ये एनर्जी डिफरेंस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनी हुई है ना। और बच्चों याद रखना, ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी तुम्हारी? निगेटिव में आएगी। ठीक है, क्योंकि हायर से लोअर ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, और रिलीज मतलब निगेटिव एनर्जी। ठीक है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि रिलीज मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक को हम लोग क्या लेते हैं? डेल्टा एच को निगेटिव करके लिखते हैं। चलो अच्छी बात है। तो अगर आपसे पूछेगा इस स्पेक्ट्रल लाइन का, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन उठाएगा, बोलेगा एनर्जी डिफरेंस निकालो, इससे मान लो बोलेगा इस स्पेक्ट्रल लाइन का एनर्जी डिफरेंस निकालो, तो किस एटम का है? हाइड्रोजन का है, तो तुम्हें जेड की वैल्यू पता है। और यहाँ देखो इनिशियल की वैल्यू क्या है? 5 है, और फाइनल की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ रख दो, वैल्यू आ जाएगी और निगेटिव में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो यही वैल्यू होगी, जूल में पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्लियर है? अगर आपसे पूछेगा इस लाइन का तुम बताओ वेव नंबर बताओ, तो वेव नंबर का फॉर्मूला देखो ये हो गया। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, इनिशियल फाइनल तुम्हें पता है, आ जाएगा। पूछेगा नहीं तुम इसकी वेवलेंथ निकालो, तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाकर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। और बच्चों देखो मैं आपको एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ। तो देखो n = 1 पर जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, इस सीरीज ऑफ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन आपसे अगर बोल दे, बोलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होगी, तो देखो यहाँ पे n = 2 से जो 1 पे आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ
लाइमन सीरीज। क्लियर है? बोलेगा कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होगी, तो देखो फर्स्ट लाइन बोल दो, या फिर इसको देखो फर्स्ट लाइन की जगह हम लोग एच अल्फा लाइन भी बोलते हैं, एच अल्फा लाइन, ये अल्फा लिखा हुआ है, एच अल्फा लाइन। क्लियर है? अब देखो जो 3 से 1 पे आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं सेकंड लाइन, है ना, या फिर बोलते हैं एच बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे अगर पूछेगा ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये होती थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो 2 से आती है, सेकंड लाइन जो 3 से आती है, थर्ड लाइन जो 4 से आती है। वैसे बाल्मर सीरीज का पूछ लेगा, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, तो जो 3 से 2 पे आती है उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, या फिर एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। समझ में आ रहा? बोलेगा बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन कौन सी है, तो बाल्मर मतलब 2 पे आना है, सेकंड लाइन मतलब जो 4 से 2 पे आ रहा होगा उसको बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, या फिर एच बीटा लाइन। ठीक है ना? अगर पूछेगा बता थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कौन सी होगी, तो बाल्मर मतलब 2 पे आना है, थर्ड लाइन मतलब कहां से आएगा, 5 से आएगा, तो जो 5 से 2 पे आता है उसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, या फिर एच गामा लाइन। वैसे हर किसी का एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा निकाल लोगे। पहली लाइन को एच अल्फा लाइन, दूसरी लाइन को एच बीटा लाइन, और तीसरी लाइन को एच गामा लाइन। ठीक है? अब कैसे भी जब मैं पूछेगा कि ब्रैकेट सीरीज में पता पहली लाइन कौन सी आएगी, ब्रैकेट मतलब 4 में आना है, तो पहली लाइन जो 5 से आएगी, सेकंड लाइन जो 6 से आएगी, थर्ड लाइन जो 7 से आएगी। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, और मैं इसको और भी एक सिंपल लैंग्वेज में बताने को ट्राई करता हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसी को और भी सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि देखो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफर्न सीरीज, ठीक है ना, इनके बारे में मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लाइमन सीरीज में बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर आना है, फाइनल मतलब n = 1 पर जो सीरीज ऑफ लाइनें बनती है स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी फाइनल मतलब n = 1 पर आना है। अब n = 1 पे कहाँ से आ सकता है, सोचो यहाँ पर इनिशियल मतलब 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, अप टू इनफाइनाइट से भी आ सकता है। क्लियर है? बाल्मर मतलब कहाँ पर आना है, उसको 2 पर आना है। जो 2 पे सीरीज ऑफ लाइनें बन रही थी स्पेक्ट्रल लाइन, उसको बोल रहे थे बाल्मर सीरीज है ना। वो 2 पर कहाँ से आ सकता है, 2 पर 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, अप टू इनफाइनाइट से आ सकता है। सेम वैसे देखो पाशन सीरीज मतलब क्या होगा, जिसको 3 पर आएगा जो, अब 3 से कहाँ से आ सकता है, फिर देखो मैं लिख सकता हूँ 4, 5, 6 और अप टू इनफाइनाइट से आ सकता है ना। अब ब्रैकेट मतलब कहाँ होगा, 4 पर आना है। अब 4 पे कहाँ से आ सकता है, थोड़ा सा बैक जाकर सोचो, ये बहुत सिंपल है ना, अप टू इनफाइनाइट हो गया। वैसे यहाँ 5 पर कहाँ से आ सकता है, 6 से, 7 से, 8 से, अप टू इनफाइनाइट से। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? अब याद रखो बच्चों, ये मैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ, है ना। हाइड्रोजन के केस में जो सीरीज ऑफ लाइनें कहाँ बनती है, लाइमन सीरीज पे, जो यानी क्या होता है, लाइमन सीरीज में जितनी भी लाइनें आती हैं उनका अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालोगे, या फिर अगर आप उनकी वेवलेंथ निकालोगे, वो किस रीजन में आती है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं। ठीक है? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूं, अदर एटम होगा तो उसके लिए डिफरेंट केस हो सकता है ना, लेकिन सिर्फ आपसे हाइड्रोजन के लिए पूछा जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए जितनी भी लाइमन सीरीज में जो लाइनें बन रही थी, उनका अगर तुम वेवलेंथ निकालोगे तो वो किस के बीच में आएगी, वो किस रीजन में आएगी, अल्ट्रा वायलेट में। ठीक है ना? वैसे पूछेगा था बाल्मर वाली कहां पर आएगी, वो विजिबल रीजन में आएगी। यानी जितनी भी लाइनें आप देख सकते हो कौन सी सीरीज की होती है, सिर्फ बाल्मर सीरीज की, है ना। तो बाल्मर सीरीज वाली लाइनें आप देख सकते हो, बाकी लाइनें आपको दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि ये बाकी तीनों किस में होंगी, ये किस में होती है, देखो ध्यान से देखो, ये होती है इंफ्रारेड में, है ना, और ये भी क्या होती है, इंफ्रारेड में। इसके बाद की भी क्या होती है, इंफ्रारेड। तो आप सिर्फ कौन सी लाइनें को देख सकते हैं, विजिबल रेंज में जो आती हैं, यानी बाल्मर सीरीज वाली लाइनें को ही आप देख सकते हो। या अगर आपको कोई कलर की बात कर रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो किस लाइन की बात कर रहा है, n = 2, मतलब बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है। इस बात को आप याद रख लो, कोई कलर की बात करेगा मतलब बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है। कितनी लाइनों को देख सकते हो, बाल्मर सीरीज वाली लाइनों को देख सकते हो।
ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो पहले। तो बच्चों देखो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ बताता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला है, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहाँ से आप एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा निगेटिव आएगी, याद रखना। तो इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, उठा के यहाँ रख दो। जेड पता ही होगा, हाइड्रोजन की अगर तुम बात कर रहे हो, एनर्जी डिफरेंस आ गया। ठीक है, वेव नंबर निकाल सकते हो, लैम्डा भी निकाल सकते हो, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। कैसे, जेड की वैल्यू पता ही है, इनिशियल फाइनल पता है, आराम से निकाल लोगे, है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, देखो आपसे बोलेगा कि लाइमन सीरीज की वो लाइन बताओ जिसका एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, या फिर बोलेगा जिसका एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम मतलब समझो बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूं। अब लाइमन मतलब n इक्वल टू 1 पर आना है। अब n इक्वल टू 1 से कहीं से भी आ सकता है। डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जो सबसे पास वाली लाइन होगी, यानी 2 से अगर 1 पे जो लाइन आ रही होगी उस लाइन का एनर्जी डिफरेंस सबसे क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कभी भी पूछेगा कि लाइमन सीरीज में मिनिमम एनर्जी डिफरेंस वाली स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, तो ये वाली अगर तुम लाइन ले लोगे ये, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, मिनिमम होगा। और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा। यानी पूछेगा लाइमन सीरीज में किस स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है यानी एनर्जी सबसे कम है है ना। यानी ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। यानी इनिशियल में देखो, फाइनल वैल्यू तुम्हें पता है, इनिशियल वैल्यू तुम्हें पता चल गई 2, जेड पता ही है, आ गया एनर्जी डिफरेंस। वेवलेंथ पूछ लेगा, मान लो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली बताओ, स्पेक्ट्रल लाइन निकालो, वेवलेंथ कितनी है। तो देखो फाइनल वैल्यू पता है तुम्हें, यहाँ रख दो। इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब यही लाइन लेनी है, रख दो यहाँ पर, आ गया, सॉल्व हो गया। अगर आपसे पूछेगा नहीं एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम वाला एनर्जी डिफरेंस वाली लाइन बताओ, तो जितना ऊपर जाओगे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो ये फिक्स है, देखो कम डिफरेंस और कम है, देखो बढ़ता जा रहा, देखो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो सबसे ज्यादा कौन सा डिफरेंस होगा, जब तुम इनफाइनाइट वाला लोगे, है ना। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो कौन सी लाइन लेनी है, लाइमन बोल रहा 1 पे तो आना ही आना है, वो तो फिक्स है। अब कहां से 1 पे आएगा, अगर तुम इनफाइनाइट वाला ले लो, इनफाइनाइट वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, ये मिनिमम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और यही तुम तरीका सब में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ ब्रैकेट सीरीज में किस लाइन का वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ मैक्सिमम है मतलब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। अब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी जब डिफरेंस कम हो मतलब ये तुम्हें लाइन लेनी पड़ेगी। यानी फाइनल तो फिक्स हो गया, ब्रैकेट में आना है, इनिशियल 5 से जो 4 में आ रहा होगा उस लाइन का क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अगर पूछेगा नहीं आप बताओ मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइन बताओ, तो वेवलेंथ मिनिमम मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट से आपको लेना है। ठीक है, सब में सेम फंडा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब तुम अगर फाइनल कितना लोगे 4, और इनिशियल मतलब इनफाइनाइट से जो लाइन आ रही होगी 4 पे, वो ब्रैकेट सीरीज की लाइन होगी जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा और वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जबकि लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बच्चों अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक एक लाइन में आंसर आएगा और 1 मिनट से कम टाइम में आएगा। तो इसलिए बोले थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लो। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है, मैं बता भी दूंगा आपको। तो जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों देखो एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं देखो एक और अच्छी सी बात समझाता हूँ आप लोगों को। एन फाइनल में बोलेगा लाइमन सीरीज में आनी है लाइन, तो लाइमन मतलब जो होगा n इक्वल टू 1 पर आएगा, आपको पता है। ठीक है, बार्नर मतलब n इक्वल टू 2 पर जो लाइन आएगी, पार्शियल मतलब 3 पर आएगी, ब्रैकेट मतलब 4 पे आएगी, पी फंड मतलब 5 पर आना है। तो आपको एन फाइनल की वैल्यू तो पता ही है, हर बार सीरीज बता देगा मतलब एन फाइनल की वैल्यू आपको पता है। अब देखो जो इनिशियल कहाँ से आ सकता है, इनिशियल 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है लाइमन सीरीज पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपसे बोलेगा कि बताओ बच्चों फर्स्ट लाइन या फिर एच अल्फा लाइन, तो फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी लाइमन सीरीज से बताओ, जो n इक्वल टू 2 से आ रही होगी।
इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जो 3 से आ रही होगी। इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जो 4 से आ रही होगी। इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जो 5 से आ रही होगी। इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जो 6 से आ रही होगी, है ना। बोलेगा नहीं फर्स्ट लाइन नहीं, इनिशियल में तुम्हें बताना है कि यहाँ पर सेकंड लाइन बताओ, सेकंड लाइन या फिर एच बीटा लाइन। तो बताओ 1 पे कौन सी सेकंड लाइन आएगी, 3 से जो आ रही होगी। इस पे सेकंड लाइन कौन सी आएगी, जो 4 से आ रही होगी। यहाँ पर जो 5 से आ रही होगी, यहाँ पर जो 6 से आ रही होगी, यहाँ पर जो 7 से आ रही होगी, है ना। बोलेगा नहीं थर्ड लाइन बताओ, तो चलो थर्ड लाइन लिख देते हैं। या फिर बोलेगा एच गामा लाइन, मतलब थर्ड लाइन इस पर कौन सी आएगी, 2 से फर्स्ट, 3 से जो आएगी लाइन उसको सेकंड बोलेंगे, और जो 4 से आएगी उसको थर्ड बोलेंगे। इस पे जो 5 से आएगी, इस पे जो 6 से आएगी, इस पे 7 से और इस पे 8 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं रफ करूँ इसको। देखो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, और मैं आसान तरीका ही मैं बताऊंगा कि आप लोग याद करो। देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एन फाइनल की वैल्यू 1 है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन बोले तो एन फाइनल में 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे 1 में जोड़ो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर सेकंड लाइन बोलो तो क्या करोगे, एन फाइनल में 2 जोड़ दो, देखो 3 आ जाएगा। अगर बोले थर्ड लाइन बोले, थर्ड लाइन जो 4 से आएगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि एन फाइनल में 3 जोड़ दो। अगर सेवन्थ लाइन बोलेगा तो एन फाइनल में 7 जोड़ दो, अपने यहाँ पर आगे। बहुत आसान था। अब पूछेगा बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन बताओ, यहाँ पर भी सेम है, एन फाइनल में 1 जोड़ दो। मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एन फाइनल की वैल्यू 1 थी, जबकि यहाँ पे एन फाइनल की वैल्यू चेंज हो गई है, 2 हो गई है। तो यहाँ पे क्या बोलो, यहाँ पर भी सेम लिखो, एन फाइनल प्लस 1, तो यहाँ एन फाइनल की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना। यहाँ पे बोलेगा एन फाइनल बाल्मर सीरीज के बाद सेकंड लाइन बताओ, सेकंड कौन सी आएगी, जो 4 से आएगी। देखो सेकंड लाइन मतलब 2 जोड़ दो, अब देखो 4 आ जाएगा, तो 2 यहाँ रखोगे वैल्यू, 2 2 4 हो गया। बोलेगा थर्ड लाइन बताओ, तो एन फाइनल में 3 ऐड कर दो, तो देखो 2 में 3 ऐड करो, 5 आ जाएगा अपने आप। ये सब में लगा सकते हो तुम, क्योंकि हर किसी में एन फाइनल की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो बोलेगा सेवन्थ लाइन बताओ, बाल्मर सीरीज की सेवन्थ लाइन बताओ, तो बाल्मर मतलब 2 पर आना है, और सेवन्थ लाइन मतलब 7 + 2 9, 9 से जो 2 पे आएगी वो बाल्मर सीरीज की सेवन्थ लाइन होगी। समझ में आ रही बात है, बहुत आसान है ये। बोलेगा ब्रैकेट सीरीज की 9th लाइन बताओ, तो ब्रैकेट सीरीज मतलब कहाँ पर आ रहा है, 4 पे आना है। 9th लाइन मतलब 9 इसमें ऐड कर दो, तो जो 13 से 4 पे आ रही होगी वो ब्रैकेट सीरीज की 9th लाइन होगी, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ।